है। तो दोस्तों लोकसभा में अध्यक्ष के मत को कहा जाता है निर्णायक मत। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि, तो दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है बिना विभाग के मंत्री। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता। तो दोस्तों लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता थे ए के गोपालन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है और वह है योजना आयोग और विकास मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो दोस्तों वो हो सकता है प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। वित्त आयोग। तो दोस्तों वित्त आयोग संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जो सही है वो हमें बताना है। तो दोस्तों इसमें सही है, एक तो सही है एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। 6 महीने के अंतराल में ही दूसरा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है, इससे पहले नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये दोनों ही सही है, बी और डी। यहाँ पर अपना जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा को अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है। तो दोस्तों वो अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। तो दोस्तों अस्थायी रूप से काम करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के महान्यायवादी को श्रवणाधिकार है। तो दोस्तों उनको श्रवणाधिकार है भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निर्गत होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं कुल सदस्य होते हैं 13, कुल सदस्यों के 13। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों के निरंतर उपस्थित रहे। तो दोस्तों सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो दोस्तों वो निरंतर अनुपस्थित रहे 60 दिन तक, तो वो अपनी जो सदस्यता है वो गवा देगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल एक बार 6 वर्ष तक भी बढ़ाया जा चुका है। कब बढ़ाया गया है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों की संख्या है। तो दोस्तों संसदीय सीटों यानी कि राज्यसभा की सीटों की संख्या है 16। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन से अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई। तो दोस्तों वो समाविष्ट की गई है शून्यकाल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों। अगला अपना प्रश्न है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों जनता द्वारा निर्वाचित सदन होता है लोकसभा। जो सांसद चुने जाते हैं वो लोकसभा में ही जाते हैं और उसके सदस्य बनते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 इयर्स का, 5 वर्षों का इसका कार्यकाल रहता है। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इंडिया का योजना आयोग स्थापित हुआ था 1950 में। जिस वर्ष हमारा संविधान लागू हुआ उसी वर्ष योजना आयोग स्थापित हुआ। सी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में से एक कार्यपालिका का अंग है। तो दोस्तों कार्यपालिका के अंग होते हैं उप निरीक्षक पुलिस। ये कार्यपालिका के अंगों की श्रेणी में आते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और उनके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो सभी राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है। तो दोस्तों भारतीय संसद के दोनों सदनों का अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसका सभापतित्व करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जो लोकसभा के सभापति होते हैं। सी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग क्या है। तो दोस्तों वित्त आयोग एक स्थायी निकाय नहीं है, वार्षिकी निकाय भी नहीं है,
त्रिवार्षिक निकाय भी नहीं है। वित्त आयोग है एक पांच वार्षिक निकाय, क्योंकि इनका कार्यकाल रहता है 5 वर्ष का, इसीलिए इसको पंचवार्षिक निकाय कहा जाता है। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो दोस्तों इसका दैनिक प्रशासन संचालित होता है उपराज्यपाल के द्वारा। डी ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में अधिकतम जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनकी संख्या है 20। अधिकतम 20 प्रश्न किसी विशेष दिन लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या है? तो दोस्तों राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि होती है प्रति 2 वर्ष। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो दोस्तों मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या है 12 इनकी। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो दोस्तों मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या है 12 इनकी संख्या है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारतीय योजना आयोग निर्माण के उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता निर्मूलन करना, ये सभी इसके उद्देश्य है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संचित निधि पर प्रभारित व्यय नहीं है? तो दोस्तों भारतीय संचित निधि पर प्रभारित व्यय जो नहीं है वो है पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाँ, उसे सांसद नियुक्त मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, उसको 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा, वरना अगर वो नहीं बन पाता है तो उसे इस्तीफा देना होगा, लेकिन उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है नियमों का पालन कराना किसका कार्य है? तो दोस्तों नियमों का पालन कराना कार्य है न्यायपालिका का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों सांसदों के वेतन का निर्णय किया जाता है संसद के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों एक परिस्थिति तो यहाँ पर दी गई है कि जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा चुका हो या फिर जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो। तो दोस्तों दोनों ही स्थितियों में आपातकाल की दोनों ही स्थितियां हो तब भी राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? आप देखिए संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है और ये बात कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 ये कहता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मालवंकर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के आकार और सदस्यता के बारे में निर्णय करने वाले व्यक्ति होते हैं प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नोक्त कथनों का अध्ययन करके समुचित उत्तर की पहचान करें। अब कथन यहाँ पर दिए हुए हैं, देखिए भारत को उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बन सकते की योग्यता होनी चाहिए। एकदम सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। दोस्तों ये दोनों ही कथन सही है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा क्योंकि यही ऑप्शन ये कहता है कि दोनों सही है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं 6 वर्षों के लिए। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नोक्त में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो दोस्तों वो होते हैं संघीय सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बनाने का संसद को एकमात्र अधिकार है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष की। 30 इयर्स की एज होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एज होनी चाहिए 25 इयर्स और राष्ट्रपति बनने के लिए एज होनी चाहिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35 इयर्स। ये इसका एज लिमिट होती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो दोस्तों
लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण जो किया गया था पिछली बार, ये किया गया था 1976 में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो दोस्तों राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का जो अधिकार प्राप्त है वो अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों अधीनस्थ विधायन समिति संबंधित होती है प्रत्यायोजित विधायन से। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो दोस्तों ये धन विधेयक लौटा दिया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन में अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 14 दिन के अंदर अंदर उनको ये लौटा देना चाहिए। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो दोस्तों वो होती है अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल पर विचार करने के लिए जब आयोजित की जा सकती है जब उसे एक सदन ने तो पारित कर दिया हो तथा दूसरे सदन से निम्नलिखित में से एक अवधि तक लंबित रखा हो, वह अवधि क्या है? तो दोस्तों वह अवधि होती है 6 महीने की, जिसके अंदर अंदर ये करना होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों वह समिति जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है वह समिति होती है दोस्तों प्राक्कलन समिति। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संसद में शामिल है तो दोस्तों संसद में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों ही मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल होता है 6 वर्ष का। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था 1951 में। 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो दोस्तों यह निर्णय लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों अपेक्षित न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष की। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बाद में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों योजना आयोग के गठन की अगर बात की जाए तो योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों ये 1950 में हुआ। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर पेश करना है तो वो प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो दोस्तों वो होते हैं राष्ट्रपति, जो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं। ए ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? तो दोस्तों बराबर वालों में वह पहला होता है और वो होते हैं प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति क्या है? तो दोस्तों लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति है 110। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें 6 मंथ्स का अंतर होना चाहिए पहले और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के अंदर 6 महीने के पहले कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होते हैं विपक्षी दल के नेता। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है? तो दोस्तों वो खर्चा होता है प्राकृतिक संकट पर किए गए खर्च पर। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो दोस्तों वो नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है, वो नियुक्ति है लोकसभा के अध्यक्ष की। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इनका चुनाव किया जाता है 6 वर्ष की
अवधि के लिए संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो दोस्तों वो समिति होती है प्राक्कलन समिति, जिसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? तो दोस्तों ये जो अप्रत्याशित व्यय होता है ये किया जा सकता है भारत की आकस्मिकता निधि से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों वो नहीं आता है बजट सत्र, जो विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह, तो दोस्तों वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता होती है और उसकी प्रमुख विशेषता ये है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व हो। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? तो दोस्तों हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था 1954 में, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो दोस्तों ये सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है नियंत्रक और महालेखा परिषद के माध्यम से। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता परिषद NIC के जो अध्यक्ष है वो होते हैं प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो दोस्तों वो प्रस्ताव जो संघीय बजट से संबंधित है वो प्रस्ताव है कटौती। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? आप देखिए भारतीय प्रधानमंत्रियों का कालानुक्रम हमें बताना है और कौन सा कालानुक्रम सही है वो हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उसके बाद बनी इंदिरा गांधी जी, उसके बाद बने मोरारजी देसाई, उसके बाद बने चरण सिंह। यहाँ पर अपना सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो दोस्तों इनका निर्वाचन होता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यालय में कार्यभार का ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों वो करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद के दौरान। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो दोस्तों वो है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ये संसद के एक स्थायी समिति नहीं है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये विधि होती है भूभागीय प्रतिनिधित्व विधि। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो दोस्तों भारत में कानून बनाए जाते हैं राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो दोस्तों प्रथम विधि अधिकारी है भारत सरकार के और वो है भारत के महान्यायवादी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो दोस्तों वो होती है वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, तो दोस्तों भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जिस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं वो निषेधाधिकार होते हैं JB। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। प्राक्कलन समिति में कहाँ के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये सम्मिलित किए जाते हैं लोकसभा के। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये सम्मिलित किए जाते हैं लोकसभा से 30 सदस्य। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों वो मद होती है मजदूर संघ जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो दोस्तों वो अवधि होती है वित्तीय आपातकाल, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? तो दोस्तों ये लिया जाएगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा या अध्यक्ष के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व करते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो दोस्तों ये पद मिलता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लोक लेखा समिति के बेसिक मूल आधार क्या है? तो दोस्तों इसके बेसिक या मूल आधार है सांविधिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करना, ये इसके बेसिक मूल आधार है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट होगा। यह कौन निर्णय करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो दोस्तों वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकती है संसद। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा।